बुलेटिन में बात होगी महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट में बढ़ते टकराव की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने पर घिरे चुनाव आयोग की। देखेंगे योगी सरकार को शंकराचार्य ने दी क्या चेतावनी। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या हुआ फैसला। मेरी जो राय है वो सड़क में जाने की गिरने की नहीं बल्कि लड़के मरना पसंद है। जानेंगे जन संवाद के लिए राहुल गांधी ने उठाया क्या कदम और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे मोदी सरकार को सीएम स्टालिन ने क्या दी चुनौती। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पद्म अवार्ड्स 2026 का हुआ ऐलान। एमपी के भगवान दास रैकवार, राजस्थान के गफरुद्दीन मेवाती समेत 45 को मिलेगा सम्मान। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी सम्मानित। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने निकाली संविधान बचाओ पदयात्रा। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हुए शामिल। बीजेपी पर बोला हमला, मतदाताओं का नाम काटने के लगाए आरोप। स्टील घोटाले में फंसी एप्को इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बीजेपी से कनेक्शन आया सामने। चुनावी बॉन्ड के जरिए दिया था 30 करोड़ रुपए का चंदा। प्रलोभन और पूर्वाग्रह से दूर रहे, अपने विवेक के आधार पर ले फैसला। नेशनल वोटर्स डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी सलाह। पीएम मोदी के मन की बात का 130वां एपिसोड। पीएम ने उद्योग और स्टार्टअप में लगे युवाओं से की गुणवत्ता पर जोर देने की अपील। अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी की कही बात। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मुंबई में किसकी सत्ता होगी, किसका मेयर होगा। बीएमसी में मेयर पद को लेकर शिंदे झुकेंगे या बीजेपी को समझौता करना होगा। अब तक इसे लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद मेयर पद विपक्ष के कब्जे में जाने की संभावना बनती दिख रही है। बीजेपी ने मुकाबले से हटने की बात भी कह दी है। तो कैसे मुंबई पर कब्जे की लड़ाई हारती दिख रही है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे के बीच ठन गई है, जिसके चलते मुंबई में मेयर पद का चुनाव ही फंस गया है। पहले दावा किया जा रहा था कि 31 जनवरी तक मुंबई को नया मेयर मिल जाएगा। मेयर महिला बनेगी ये तो तय हो गया है, लेकिन कब चुनाव होगा ये तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चुनाव टाल दिया गया है। बीएमसी की तरफ से कारण बताया गया है कि बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के पार्षदों ने ग्रुप के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। जब तक पार्षदों के रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। इस बीच शिंदे बीएमसी में मेयर पद की दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी शिंदे के बिना बीएमसी में अपना मेयर नहीं बनवा सकती। उसके पास 89 सदस्य हैं, बहुमत 114 का है, यानी बहुमत से 25 कम। ऐसे में शिंदे के समर्थन के बिना बीजेपी बहुमत के पार नहीं पहुंच पाएगी। और अब बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि शिंदे ने साथ नहीं दिया तो वो बीएमसी में विपक्ष में बैठेंगे। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि बीएमसी में मेयर महायुति से बनेगी और ये बीजेपी का होगा। अगर बीजेपी का मेयर नहीं बनता है तो हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। तो बीजेपी ने शिंदे को सीधे चेतावनी दे दी है कि वो बीएमसी पर उनका दावा मंजूर नहीं करेगी। वैसे खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी की तरफ से शिंदे को डिप्टी मेयर का पद देने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन शिंदे डिप्टी मेयर पद के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बीएमसी में स्थायी समिति, सुधार समिति और सर्वश्रेष्ठ विकास समिति के अध्यक्ष पद पर भी दावा ठोक दिया है। वैसे बीजेपी और शिंदे की शिवसेना में सिर्फ बीएमसी को लेकर ही टकराव नहीं चल रहा है, बल्कि मीरा भयंदर और कल्याण डोंबिवली नवी मुंबई को लेकर भी टकराव चल रहा है। मीरा भयंदर में शिवसेना ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, जबकि कल्याण डोंबिवली में बीजेपी के खिलाफ एमएनएस और उद्धव गुट के पार्षदों को साथ लेकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। नवी मुंबई में मेयर पद को लेकर पेंच फंसा है। वैसे पेंच सिर्फ बीजेपी और शिंदे के बीच ही नहीं फंसा है, बल्कि नागपुर के मेयर पद को लेकर भी बीजेपी के अंदर ही टकराव दिख रहा है। यहाँ सीएम देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी आमने सामने हैं। दोनों अपनी अपनी पसंद के पार्षद को मेयर बनवाना चाहते हैं, क्योंकि नागपुर दोनों का ही क्षेत्र है। गडकरी यहाँ से सांसद हैं तो देवेंद्र फडणवीस नागपुर से ही विधायक हैं। एक तरफ महायुति में मेयर पद को लेकर घमासान दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है। बीजेपी की नजर भिवंडी नगर निगम पर थी, लेकिन विपक्ष ने यहां सेकुलर फ्रंट बनाकर बाजी मार ली है। भिवंडी नगर निगम में 90 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 46 का है और सेकुलर फ्रंट ने यह हासिल कर लिया है। इस फ्रंट में कांग्रेस के 30, एनसीपी शरद पवार के 12 और समाजवादी पार्टी के 6 पार्षद शामिल हैं, यानी 48 सदस्यों के समर्थन के साथ भिवंडी पर कब्जा कर लिया है। और अगर महायुति में बात नहीं बनती है तो विपक्षी गठबंधन मुंबई पर भी कब्जा कर सकता है। निकाय चुनाव के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में उतार चढ़ाव जारी है, तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है। गड़बड़ियों वाली वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने की अंतिम तारीख बीत जाने पर भी आयोग ने लिस्ट जारी नहीं की, जिस पर टीएमसी ने चुनाव आयोग को घेर लिया। इस बीच ममता सरकार में मंत्री को चुनाव आयोग से नोटिस जारी हो गया, जिस पर बवाल मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के प्रकाशन को लेकर सियासत गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को शनिवार यानी 24 जनवरी तक उन नामों की लिस्ट सार्वजनिक करनी थी जिनमें तार्किक गड़बड़ी पाई गई है, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी आयोग ने लिस्ट जारी नहीं की। इसको लेकर अब टीएमसी का गुस्सा फूट पड़ा है। पार्टी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे लेकर एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग जो सिर्फ अपने आकाओं के इशारों पर काम कर रहा है, आज लोगों की वोट देने का अधिकार छीनने में व्यस्त है और उनमें इतनी हिम्मत है कि वो मतदाता दिवस मना रही है। आज उनके इस व्यवहार से मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने के बजाय चुनाव आयोग लॉजिकल गड़बड़ी के नाम पर नए नए बहाने ढूंढ रहा है। इनका मकसद लोगों को परेशान करना और उनके चुनावी अधिकार छीनना है। अपने आका की तरफ से वो विपक्ष को कुचलने और भारतीय लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने में लगे हैं और फिर भी उनमें मतदाता दिवस मनाने की जरूरत है। आपने इसे नागरिकों के लिए, खासकर अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक एनआरसी ट्रायल बना दिया है। ममता ने आगे लिखा कि पक्षपाती रवैया, एक तरफा गैर कानूनी काम और लोगों को परेशानी में डालना हमारे लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। एक तरफ लिस्ट का इंतजार है तो दूसरी तरफ आयोग लोगों को सुनवाई का नोटिस भेज रहा है। इसी कड़ी में बंगाल की मंत्री शशि पांजा को हियरिंग के लिए नोटिस भेजा गया है, उन्हें पेश होने को कहा गया है। हैरानी की बात यह है कि उनका नाम 2002 की लिस्ट में भी शामिल था। जैसा आप जानते हैं कि इससे पहले नोबेल विजेता अमर्त्य सेन, क्रिकेटर मोहम्मद शमी और सांसद देव जैसे दिग्गजों को भी नोटिस भेजा जा चुका है। टीएमसी का आरोप है कि आयोग जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहा है और अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश का पालन नहीं कर रहा, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी सवालों से घिर गई है। शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच पिछले 7 दिनों से तनाव बना हुआ है और ये तब और बढ़ गया जब देर रात शंकराचार्य के शिविर में कुछ लोगों ने घुसकर बुलडोजर बाबा के नारे लगाए, जिस पर शंकराचार्य भड़क गए और कड़े स्वर में चेतावनी दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज के मान मेला में शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच तनाव और गहरा गया है। पिछले 7 दिनों से जारी गतिरोध के बीच बीती रात शंकराचार्य के शिविर में हुए हंगामे ने मामले को और गर्मा दिया। 24 जनवरी की रात कट्टर सनातनी सेना से जुड़े करीब 10 से 15 युवक हाथों में भगवा झंडा लेकर शंकराचार्य के शिविर में घुसने की कोशिश करने लगे। प्रदर्शनकारी आई लव बुलडोजर बाबा और योगी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस दौरान शंकराचार्य के शिष्यों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। हंगामे को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से शिविर को चारों तरफ से ढक दिया गया और रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। इस घटना पर पहली बार बयान देते हुए शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इनकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं। हमारे ऊपर आक्रमण सोची समझी साजिश है, लेकिन जितना जुल्म होगा मैं उतनी ही मजबूती से खड़ा रहूंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इस घटना के बाद शिविर प्रभारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि हमलावर लाठी डंडों से लैस थे और कोई बड़ी घटना घट सकती थी। फिलहाल शंकराचार्य के समर्थकों ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। हाल ही में उनके प्रवक्ता ने शंकराचार्य की जान को खतरा भी बताया था, जिसके बाद ये घटना सामने आई है। शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को सख्त चेतावनी दी है, तो तेजस्वी भी अपने फॉर्म में लौट आए हैं। बिहार में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। इस दौरान विधानसभा चुनाव के नतीजों से लेकर पार्टी की आगे की रणनीति तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ ही तेजस्वी यादव को नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई। तो क्या कुछ हुआ खास इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल 25 जनवरी को पटना के होटल मौर्या में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, संजय यादव समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस बैठक में बिहार चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा हुई, साथ ही भविष्य की दिशा और आगे की रणनीति पर भी मंथन हुआ। इसी दौरान तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का भी फैसला ले लिया गया। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि एक नए युग का शुभारंभ, तेजस्वी यादव बनाए गए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंजूरी के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। पूरी समिति ने सर्वसम्मति के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और आज से तेजस्वी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। हालांकि पार्टी अध्यक्ष अभी भी लालू प्रसाद यादव ही रहेंगे, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि आगे चलकर तेजस्वी यादव ही पार्टी की कमान संभालेंगे। राजनीतिक जानकार तो इन
अटकलों पर मुहर लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से तेजस्वी का युवा चेहरा होना माना जा रहा है। अब देखना होगा कि पार्टी के लिए ये फैसला कितना फायदेमंद साबित होता है। अब तेजस्वी यादव पार्टी की कमान संभालेंगे। आरजेडी की इस घोषणा से राज्य की एनडीए सरकार की चिंता बढ़नी तय मानी जा रही है। तो चिंता लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी बढ़ा दी है। अक्सर ही जब वो मैदान में उतरते हैं तो उन लोगों के बीच जाते हैं जिनकी आवाज आमतौर पर कोई नहीं सुनता। अब राहुल ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे बीजेपी की परेशानी और बढ़ सकती है। राहुल ने लोगों से सीधा संवाद करने को लेकर अहम घोषणा की है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता पहले से ही बीजेपी को खटकती रही है। वो कुछ भी करके इसका तोड़ नहीं निकाल पाई। जिस तरह राहुल गांधी लोगों के बीच जाते हैं, आम लोगों की आवाज बनते हैं, उससे उन्होंने अपने लिए लोगों के मन में अलग जगह बनाई हुई है और अब वो इसे एक नए आयाम पर ले जाने की तैयारी में है। कांग्रेस सांसद ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है जिससे आम लोग आसानी से अपनी बात उन तक पहुंचा पाएं। जिस तरह बीते कुछ वक्त से एयर पोल्यूशन की समस्या ने पूरे देश की जनता को बेहाल कर दिया है, खासतौर पर राजधानी दिल्ली से तो लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो इस खतरे को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं। ऐसे में अब कांग्रेस सांसद ने इसे लेकर उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने आवाज भारत के नाम से एक पोर्टल शुरू किया है जिस पर लोग अपनी राय लिख सकते हैं, यानी आम आदमी सीधे तौर पर राहुल गांधी तक अपने विचार पहुंचा सकता है ताकि वो इस मुद्दे को और आगे बढ़ाए। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस सांसद ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि हम हवा प्रदूषण की भारी कीमत चुका रहे हैं। अपनी सेहत और अपनी अर्थव्यवस्था से करोड़ों आम भारतीय हर दिन ये बोझ उठाते हैं। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा इसके कारण पीड़ा सहते हैं। निर्माण श्रमिक और दिहाड़ी कामगार जैसे व्यवसाय इसकी सबसे बड़ी मार झेलते हैं। अगली सर्दी तक इस संकट को भुलाया नहीं जा सकता। बदलाव की दिशा में पहला कदम अपनी आवाज उठाना है। हवा प्रदूषण ने आपको या आपके अपनों को कैसे प्रभावित किया है, अपनी कहानी नीचे दिए गए लिंक पर शेयर करें। आपकी आवाज मायने रखती है और इसे उठाना मेरा फर्ज है। राहुल के इस कदम ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि अब राहुल ने जनता से सीधा संवाद करने का एक नया तरीका निकाला है जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। राहुल ने जनता से सीधा संवाद का रास्ता ढूंढ निकाला है जिससे वो लोगों के मुद्दे को और मजबूती से उठा पाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी भी बनारस की धरोहरों को नष्ट करने को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर एक्शन के बाद सपा का एक डेलीगेशन 25 जनवरी को घाट का दौरा करने पहुंचा, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे मोदी सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 25 जनवरी को सपा नेताओं का एक डेलीगेशन मणिकर्णिका घाट का दौरा करने वाला था जिसका ऐलान समाजवादी पार्टी ने पहले ही कर दिया था, लेकिन अब इस दौरे को रोके जाने की खबर सामने आई है। दरअसल चंदौली से सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह को कैंट पुलिस ने मणिकर्णिका घाट जाने से रोक दिया और उनके आवास पर पुलिस की तैनाती कर दी गई, जिस पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन हमें तथ्यों को जुटाने के लिए आगे बढ़ने नहीं दे रहा है और पुलिस ने हमारे समर्थकों को मणिकर्णिका घाट जाने से रोकने के लिए लाठीचार्ज करने की धमकी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में कोतवाली क्षेत्र के नक्कास में समाजवादी पार्टी के नेता लालू यादव को पुलिस ने घर में ही नजरबंद कर दिया। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, एआई है या सच्चाई, सपा का डेलीगेशन बस यही जानने काशी गया है। उसको रोकना चोर की दाढ़ी में तिनका है, भाजपा विनाश का दूसरा नाम है। सपा नेताओं का कहना है कि वो इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें मणिकर्णिका घाट जाने की इजाजत दी जाए ताकि वो वहां की असली स्थिति का पता लगा सके। बता दें कि सपा नेता मणिकर्णिका घाट पर जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी आवाज उठाई। सपा नेताओं को रोके जाने की इस घटना ने वाराणसी का राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। सपा नेताओं के इस विरोध प्रदर्शन के बाद माना जा रहा है कि वो अपनी आवाज को उठाने के लिए तैयार हैं, चाहे प्रशासन की तरफ से कितनी भी रुकावटें क्यों न हो। वाराणसी में सपा नेताओं की नजरबंदी और उनके विरोध प्रदर्शन ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि मणिकर्णिका की सियासी आंच अभी ठंडी नहीं होने वाली है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे मोदी सरकार को सीएम स्टालिन ने क्या दी चुनौती। तमिलनाडु में भाषा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। सीएम स्टालिन लगातार मोदी सरकार को कई चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर मोदी सरकार को चैलेंज कर दिया है। तो क्या कहा है सीएम स्टालिन ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 25 जनवरी को तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने तमिल भाषा शहीद दिवस पर राज्य के भाषा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यहाँ हिंदी के लिए कभी भी कोई जगह नहीं होगी। हम इसे थोपने का हमेशा विरोध करेंगे। तमिल भाषा के लिए हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। जब भी हिंदी को हम पर थोपा गया, इसका उसी तेजी से विरोध भी किया गया।
मैं उन शहीदों को कृतज्ञता पूर्वक सम्मान देता हूँ जिन्होंने तमिल के लिए अपनी जान दे दी। भाषा युद्ध में अब और कोई जान नहीं जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल को लेकर तकरार चल रही है। पिछले साल मार्च में सीएम स्टालिन ने स्टेट बजट 2025 से 26 के सिंबल से रुपए का सिंबल हटाकर तमिल भाषा में रुपए को दर्शाने वाले रुबाई का पहला अक्षर लगा दिया था। दरअसल सीएम स्टालिन केंद्र सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने कई बार बीजेपी पर राज्य के लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा था कि राज्य की 2 भाषा नीति तमिल और अंग्रेजी से शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को फायदा हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने 21 दिसंबर को नागौर के कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए कहा था, तमिलनाडु में पॉलिसी लागू नहीं की, इसलिए शिक्षा नीति के 2000 करोड़ रुपए रोके जा रहे हैं।